मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, दुकानदार साथियों का, ठेला रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, बस ट्रक चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, बिजनेस करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत कश आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, औपचारिकता ऑलरेडी बहुत हो गई है, तो मैं बिना किसी औपचारिकता के सम्मानित मंच को आभार व्यक्त करते हुए इस सेमिनार की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष मंडल के साथियों को शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझे तीसरी बार सिवान आने का अवसर प्रदान किया है। मैं जब पहली बार सिवान आया था जनगण मन यात्रा लेकर के, पूरे देश में देश को आपस में बांटने के नाम पर एक सियासत की गई थी सरकार के द्वारा, उस कानून का, एनआरसी सीए का विरोध करने के लिए, तो मैं राजेंद्र स्टेडियम में आया था। दूसरी बार जिस संगठन ने मुझे पाला पोसा, राजनीति का अलिफ ते बे सिखाया है, ABCD सिखाया है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के स्टेट कॉन्फ्रेंस में गांधी मैदान में आया था। नाम पे गौर कीजिएगा, पहली बार राजेंद्र स्टेडियम में, दूसरी बार गांधी मैदान में, और तीसरी बार मौलाना मजलुल हक कॉलोनी से होते हुए बस स्टैंड में। आज के सेमिनार का जो विषय है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप सब जानते हैं कि एक हृदय विदारक घटना हुई, एक चॉपर का एक्सीडेंट हुआ और हमारे देश के वीर जवानों की आकस्मिक मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। सबसे पहले मृतकों के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और अपने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम याद करना चाहते हैं आजादी के आंदोलन के उन वीरों को जिनकी याद में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। आप जानते हैं कि यह सेमिनार क्रांतिकारियों की उन महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, और आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती बड़ी मशहूर है। आप में से शायद कुछ लोग ये जानते होंगे कि एक बड़ा मशहूर गाना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है। इसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, और राम प्रसाद अशफाक उल्लाह खान दोनों मिलकर के ये गाना गाते थे, और राम प्रसाद बिस्मिल के नाम में बिस्मिल लगा हुआ है। जिस मुद्दे पे हम बातचीत करना चाहते हैं, आजादी के आंदोलन का क्या महत्व है, आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले जो महान विभूति हैं, और आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पे मैं कुछ चीजें आपसे साझा करूंगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बड़े हमारे वरिष्ठ साथी हैं शकील अहमद खान साहब, विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के,
और मैं जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है मैंने, मेरे से पहले वो उस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जहां जिस धरती पे मैं खड़ा हूं, इस धरती ने भी एक अध्यक्ष उस यूनिवर्सिटी को दिया है चंद्रशेखर के रूप में। आपकी धरती बड़ी महान है, ये राजेंद्र बाबू की भी धरती है, मौलाना मजरूल हक की भी धरती है। मैं कोशिश करता हूं कि अपने वरिष्ठ साथियों की बात को गंभीरता से समझूं, जहीन तरीके से उसका अनुसरण कर सकूं, उसका पालन कर सकूं। लेकिन कई बार मुझे ऐसे मंचों पे कहीं ना कहीं थोड़ी अत्यधिक चिंता की बू आती है। मैं बड़ा खुश रहने वाला, मुस्कुराने वाला, आशावादी व्यक्ति हूं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिंता नहीं होती। हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता ने भी कहा, शकील साहब ने भी कहा कि मिट जाओगे। मैं कहता हूं कि नहीं मिटेंगे। कुछ दौर है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और पूरी जिम्मेवारी से मैं ये बात कहता हूं, शकील साहब ने कहा कि इस देश की मेजॉरिटी को तय करना है कि जमहूरियत की शक्ल क्या होगी, आईन का क्या उद्देश्य है और आईन कैसे, संविधान कैसे इस देश के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। मेरा नाम कन्हैया है। मेरी मां ने नहीं सोचा था कि मोदी नाम का कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा। और वो मोदी जिस महिला को छोड़ करके चले गए, उनका नाम यशोदा है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि अगर कंस है तो कन्हैया भी होगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों को उठाने की, निभाने की जरूरत है। क्या है जिम्मेवारियां? सबसे पहली जिम्मेवारी यह है कि सच सच होता है, सच पर से कभी हम अपना भरोसा न छोड़ें। झूठ 100 बार क्या 1000 बार कहा गया है, लेकिन यह बात नहीं बदली जा सकती है कि गोडसे ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदूवादी कहता था, वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यह सत्य नहीं बदला जा सकता है। इतिहास बदलने की बात करते हैं। अरे साहब, जिससे वर्तमान नहीं संभल रहा हो वो इतिहास क्या बदलेगा। और जहां तक आजादी का सवाल है, हमारे मित्र सुशील भाई ने कहा कि एगो को पद्मश्री दिया गया है, कहती हैं कि आजादी भीख में मिला है। सेठ बिहारी आदमी है। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अगर हम और बेगूसरैया भाषा में बोले तो कहते हैं उसको बानर क्या जाने आदि का स्वाद। तो उस मुहावरे के तर्ज पे मैं ये कहता हूं, जैसे बानर क्या जाने आदि का स्वाद, वैसे संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो आजादी के लिए लड़ता है, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जो उस विरासत से अपने आप को जोड़ करके देखता है, वो इसके महत्व को समझता है। आजादी की बात हम भी करते हैं, आजादी का नारा हम भी लगाते हैं। देश से आजादी नहीं चाहते, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आजादी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सिस्टम का जो करप्शन है, जिसका जिक्र हमारे साथी सुशील ने किया, कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल टिका हुआ था, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। हमने जिनको अपना समझ करके कुर्सी थमाई,
उन्होंने एक पुल बनाया, अंग्रेजों के पुल को तोड़ दिया और उनका पुल अंग्रेजों से बहुत कम समय में धराशायी हो गया है। हम इस लूट से आजादी चाहते हैं और हम अपनी जिम्मेवारी ये समझते हैं कि अगर देश को कोई बेचने पे उतारू है तो हम बचाने वालों की हुजूम भी तैयार करेंगे। इसी जिम्मेवारी के तहत मैं आपके बीच में आया हूं और आज हम आजादी के आंदोलन को इसलिए याद कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है उसका भविष्य सुरक्षित नहीं होता है। और हमारा इतिहास ये है कि इस देश के भीतर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव के बीच 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उस आजादी के आंदोलन के दौरान जो एक सामाजिक एकता बनी थी, एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये एकता हम बचा करके रखेंगे, दूसरे तरफ वो लोग थे जो कहते थे हम अपना हिस्सा लेकर के अलग हो जाएंगे। जो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गए, आज उनके नाम पर उनकी भाषा बोल करके हमारी एक जहदी को, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश खतरनाक है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि भारत होने का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान होने का क्या मतलब होता है। हिंदुस्तान होने का मतलब ये होता है, राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण, पांडे जी भी बैठे हुए हैं, दुबे जी भी बैठे हुए हैं, दोनों हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ब्राह्मण, उनकी और अशफाकुल्लाह खान की एक पठान की बातचीत हो रही है। अशफाकुल्लाह खान राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारी मान्यता और धर्म के हिसाब से तुमको पुनर्जन्म मिल सकता है, हमारी ईमान के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं होता है। अगर मुझे जन्नत नसीब हुई और मुझे ऊपर वाले से रूबरू होने का मौका मिला तो मैं उनसे बस एक बात कहूंगा, एक बार और हिंदुस्तान भेज दीजिए, एक बार और मुल्क पे अपना जान निछावर करने का मन करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाहर हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आवाज उठाने के जुर्म में गलत तरीके से जेलों में बंद करके रखे गए हैं। अगर मैं बाहर हूं तो मैं आप तमाम लोगों के बीच घूम करके एक जो मोटी मोटी बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए क्या बुरा की, क्या अच्छा की, ये आप जानते हैं। हमारा देश बड़ा गजब का है, हर कोई हर चौक चौराहे पे आपको क्रिकेट का और कांग्रेस का एक्सपर्ट मिल जाएगा। क्रिकेट और कांग्रेस दो ऐसी चीज है इस देश में जिस पर बातचीत करने के लिए इतिहास जानने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कुछ भी बोलता है। जब मैं 28 सितंबर को अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल किया और उसमें से एक दोस्त की बातचीत मुझे आज भी याद है। उसने कहा, और क्या डील हुआ है, यही भाषा थी। सुन करके बुरा लगा, लेकिन मुझे लगा कि कई बार बुरी चीजों को हंस करके टाल देना चाहिए। वो उधर से बोला, क्या डील हुआ? हमने कहा, मंगलयान जाने का प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द मंगल ग्रह पे अपार्टमेंट बनने वाला है, राहुल गांधी हमको डुप्लेक्स फ्लैट उसमें देने वाला है। कम से कम मुझ जैसे लोगों को और आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसको इस नजरिए से मैं आपसे आग्रह करता हूं, देखना बंद कर दीजिए। आज के समय में कांग्रेस पार्टी की, उस कांग्रेस पार्टी की हमको जरूरत है
जिसकी विरासत राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूर हक की विरासत। हमको उस कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो गांधी की वो बात, वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पड़ाई जाए, जहां करुणा नहीं हो, दया नहीं हो, प्रेम नहीं हो, जिसमें दूसरों के दर्द से हम दुखी ना हो, वो क्या होगा? आज भगवान का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के जब इंसानों का खून बहाया जाता है तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। और ये मेरी जिम्मेवारी है, अगर मेरा नाम कन्हैया है तो ये मेरी जिम्मेवारी है। और खुले मन से मैं आप तमाम लोगों को कहने के लिए आया हूं, छोटा बड़ा नुक्कड़ चौक चौराहा बड़ी रैलियां, हर आंदोलन और हर संघर्ष से हमने ये संकल्प लिया है कि अगर देश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इस देश की संविधान और उस आजादी की विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए हंसते हुए संघर्ष को स्वीकार करेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम बस आपसे उस नजरिए को बदलने का आग्रह कर रहे हैं, जिस नजरिए की बातचीत हमारे शकील अहमद खान साहब ने की कि आजादी यूं ही नहीं मिलती है, आजादी लीज पे नहीं है, आजादी भीख में नहीं है, भीख में पुरस्कार मिलता है, आजादी नहीं मिलती है। चापलूसी करने से पद मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है। सोच करके मुझे बताइए, ये इतनी आसान बात है कि मंदिर में जाने वाला, मस्जिद में जाने वाला, तिलक लगाने वाला, टोपी पहनने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? फॉर्चूनर पर चढ़ने वाला, साइकिल पे घूमने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? महल में रहने वाला, झोपड़ियों में रहने वाला, फुटपाथ पे सोने वाला, डल्लप गद्दा पे लौटने वाला, दोनों का वोट बराबर होगा? ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज इस मोबाइल के दौर में इंसानों को भी डेटा बना दिया गया है। लोग फेसबुक पोस्ट करते हैं और ये गिनते हैं कि कितना लाइक हुआ है। इंसान नहीं गिन रहे हैं, नंबर गिन रहे हैं। हम नंबर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और ये जो आज हमको नंबर बनाने की कोशिश की जा रही है, 85%, 15%, ये नंबर है। और उस नंबर बनाने का जो साजिश है, उसका जो खतरा है, उसको हमको समझना चाहिए कि कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो सरकार नंबर गिन रही थी। ये नहीं कह रही थी कि घर में अगर एक कमाने वाला है, उसको कोरोना हो गया है, उसकी कोरोना से मौत हो गई है, तो पूरा का पूरा परिवार बिलख रहा है। वो एक नंबर नहीं है। उस इंसान के भीतर भावनाएं हैं, उस इंसान का वजूद है, उस इंसान का इतिहास है, उस इंसान की विरासत है, उस इंसान की पहचान है। वो एक नंबर नहीं है। वोटों के इस खेल में, नोटों के इस खेल ने सिर्फ इंसानों को इंसानों से जुदा नहीं किया है, उनको नंबर बना दिया गया है। हमको नंबर नहीं होना है, हमको नागरिक होना है। देश जब 1947 में आजाद हुआ था तो हमने अंग्रेजों से अपना देश इस शर्त पे वापस लिया था कि इस भूभाग पर रहने वाला हर इंसान, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो इस देश का नागरिक था, है और रहेगा। इस बात पे सहमति हुई थी। हमने जो संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार की, उसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, सबके वोट बराबर किए गए। अगर एक चाय बेचने वाला का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन पाया है तो ये वो विरासत है, जिस विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये वो दोस्ती है जिस दोस्ती को हम कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की दोस्ती। ये वो विरासत है जिस विरासत से हर किसी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या ब्राह्मण क्या दलित, क्या पिछड़ा क्या अति पिछड़ा, क्या महिला क्या पुरुष, सबके अधिकार बराबर किए गए। और आज
जब आपको उसको और आगे बढ़ाना था तो आप रोज नया नुक्स निकाल करके इंसान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि गलती से किसी ने बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया और वो उस तरह से कभी खुद का गाल काटेगा, सामने जो पड़ेगा उसका गाल काटेगा। आप हालत देखिए कि देश के अंदर हम कहां रहते हैं। टीवी आपका है, रिचार्ज आप कराते हैं, कितने आपके मुद्दे होते हैं, कितने मुद्दे होते हैं। बिहार का चैनल देखते होंगे ना, बताइए कि बिहार के कितने मुद्दे, आपके जिले के मुद्दे, जिस चैनल को आप दिन रात देखते हैं। 300 रुपया कितना का रिचार्ज होता है सुशील भाई टीवी में? 399। 400 रुपया खर्च करके जो आप टीवी देख रहे हैं, वो जो आपका सिवान का टूटा हुआ पुल है, दिखाया है कोई चैनल? दिखाया है कोई चैनल? फिर सिर्फ यूट्यूब चैनल। जो आपका मुद्दा दिखाना बंद कर दिया है, आप उसको देखना क्यों नहीं बंद कर देते हैं? क्या काम है भाई? अगर हम सरकार चुनते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनका काम है कि वो हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी समस्याओं के ऊपर समाधान लेकर के आए। टीवी में दिन रात मुर्गा लड़ाई चलता है। और मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मुझे किसी विरासत से जोड़ना है तो गांधी की विरासत से जोड़िए, मुझे गोडसेवादियों से मत जोड़िए। मैं अपना नाम किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ लेना पसंद नहीं करूंगा जिसका काम है दिन रात नफरत फैलाना। ये मेरी मजबूरी है, मैं वो करना नहीं चाहता हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कीचड़ में उतर करके कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की कोशिश की जाए। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता, ये इंसानियत नहीं है। आपको कुत्ता काट लेता तो आप पलट के कुत्ता थोड़ी काट लेते हैं। ये मजबूरी है। ये मजबूरी इसलिए है कि मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहो कि तुमको लोगों ने वोट दे दिया तो जिन मुद्दों के ऊपर तुमको वोट दिया है तुम उन मुद्दों पे काम ना करके दिन रात हिंदू मुसलमान करके समाज में नफरत फैलाओगे और तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम डट करके खड़ा हैं, हम बोलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सिर्फ 2, 4, 10, 50 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। और हमारे बिहार के साथियों से, जैसा कि सुशील भाई ने कहा कि हम हर गांव, हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़, हर शहर, हर बस्ती जाना चाहते हैं। हम बिहार के लोगों से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं। और हम अपने बिहार के लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं, साहब क्या कमाल की धरती है ये। सिद्धार्थ चल करके आए यहां, इस धरती ने उनको महात्मा बुद्ध बना दिया। क्या धरती है। मोहनदास करमचंद आए थे, चंपारण की धरती ने उनको गांधी बना दिया। ये बिहार के लोग हैं। बिहार जब तक उठ करके नहीं खड़ा होगा, इस बेकाबू बैल को लगाम नहीं लगाया जा सकता है। इस बेकाबू बैल को लगाम लगाने के लिए बिहार के लोगों को यह स्मरण करने की जरूरत है कि हमारी गौरवशाली परंपरा क्या है। हमारी गौरवशाली परंपरा यह है कि घमंड हो गया था नंद वंश के राजाओं को, जनता के ऊपर जुल्म कर रहे थे। एक चरवाहे को चाणक्य ने सबसे बड़ा सम्राट बना दिया था। हम उस धरती से आते हैं जो अशोक की राजधानी है। हम उस भूमि से आते हैं जो ज्ञान की भूमि है, जहां नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया। हम उस तप की भूमि से आते हैं जहां एक से एक सन्यासी पैदा हुए, जहां महावीर हुए। हम उस भूमि से आते हैं कि इस देश को जब भी जरूरत हुई है, सन 57 की उस लड़ाई में वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिया था। हम उस भूमि से आते हैं कि जब सिस्टम नकारा हो जाए तो दशरथ मांझी छेनी और हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया।
हम उस भूमि से आते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, गांव गांव गलियों गलियों में आंदोलन हुआ। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार नहीं मिलेगा। और मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूं। बचपन का वो सवाल जब मैंने अपनी दादी को पूछा था तो मेरी दादी ने कहा था कि गांधी जी बाबा के नेतृत्व में हमारे परिवार के हर नौजवान इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमारी पुरखों ने जो आजादी हमको दिलाई है उस आजादी की रक्षा करेंगे। जो संविधान हम तमाम इंसान को बराबर करता है उस विरासत को हम बचाएंगे। और ये लड़ाई किसी पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मुझे इन्हें या उनको मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की लड़ाई नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं आज उस पार्टी का दामन थामा है मैंने जिस पार्टी की एक बड़ी खास बात है। कोई कहता है कि मैं मुसलमान का पार्टी हूं, कोई कहता है कि हिंदू का पार्टी हूं, कोई कहता है पिछड़ों की पार्टी हूं, कोई कहता है कि अगरों की पार्टी हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसके पास ये विरासत है जो किसी मंच से खड़ा होकर के बिहार में भी कह सकता है बताइए कौन ऐसा समुदाय है जिससे कांग्रेस पार्टी ने बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। मैं ये बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आइए और आप कांग्रेस की सदस्यता ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी आज आजादी दिलाई है वही पार्टी आजादी बचा सकती है। जिस पार्टी के नेताओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है उसकी विरासत को आज हमको बचाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी इबादत का तरीका क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये नहीं है कि हमारी पूजा पद्धति क्या होगी, हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये है ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना मिलेगी सरकारी नौकरी। हमारी पीढ़ी का सवाल ये है कि 45 साल में इस आंकड़े को याद रखिएगा, विपक्ष अगर एक झूठ बोले तो सीधा जेल जाता है, सत्ता पर बैठे लोगों का राज है, जो मुंह में आता है बकता है। 45 साल में पहली बार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपको सुन करके आश्चर्य नहीं होता है जब आप बड़े बड़े पोस्टरों पे लिखा हुआ देखते हैं अब की बार 300 पार। नारा नहीं है, धमकी है, एक दो बार और भाजपा को जिता दीजिएगा ना तो पेट्रोल 300 रुपए लीटर खरीदिएगा। इस बात की याद, वो अपना सीट नहीं बता रहे हैं, पेट्रोल डीजल का भविष्य का दाम बता रहे हैं। अब की बार 300 पार। इस बात को समझिए कि आपके निजी जीवन में आप किन समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। मैं अपने साथी के घर पे गया, बीचों बीच बाजार में दिन में मच्छर जो है ना हिंदी का गाना गुनगुना रहा था। आपके आ जाने से कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसके नाली के ऊपर ढक्कन है, कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जहां जा करके अगर आपको मन में ये ख्याल आए कि सपोज करो कि कभी भूकंप आ जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घुस सकती है, एम्बुलेंस नहीं घुस सकता है। यहाँ डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं। अभी कोरोना की स्थिति में हमने देखा है कि क्या हुआ है, सरकार का एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, एक भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा। फिर किस लिए सरकार है, किस लिए हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? आप सोच करके बताइए कि मैं जो कह रहा हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी का सवाल ये है कि अगर एयर इंडिया नहीं बचेगा तो सिंधिया जी क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे? क्या करेंगे आप विमान मंत्री लेकर के जब विमान ही नहीं बचेगा? क्या करेंगे आप जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो रेल मंत्री क्या करेंगे? सब कुछ
ये अपने दोस्तों के हाथ में दे देना चाहते हैं। नारा लगाते हैं देश का और राष्ट्र की संपत्ति देते हैं दोस्त को। ये कैसा राष्ट्रवाद है भाई? क्या आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? कोई इनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है? क्या आप देश का नाम लेते हैं तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो सरकार की तरफ से, सरकार नहीं कहती है, ऐसे ही आजकल तो 300 रुपया में रिचार्ज भी नहीं होता है। खाली मोबाइल रिचार्ज पे दिन भर जो व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहता है ना, पहले मैसेज भेजेगा फटाफट 100 लोगों को भेजिए, 10 लोगों को भेजिए, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अगला ही बार ऐसा मैसेज आएगा कि इंसान को इंसान आपस में बांट दे। इतिहास का ऐसा ज्ञान जो इतिहास है ही नहीं, झूठ का कचरा है, उनका तर्क ये आता है घाटे में चल रही थी। घाटे में चल रही थी तो क्या मुनाफा कमाने के लिए बनाए हैं सरकार? अगर मुनाफा कमाने के लिए आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हैं तो फिर ये लोग क्यों सीधे अंबानी और अदानी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना बना दिया जाए? सरकारी संस्थान सिर्फ मुनाफा